गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम यूनिट 4 जो वाटर एंड ट्रीटमेंट है उसका एक नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन या कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, दैट इज बॉयलर फीड वाटर एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद बॉयलर फीड वाटर एंड उनके इंटरनल ट्रीटमेंट। यानी कि छोटा टॉपिक है जो कंबाइंड फॉर्म में है। बॉयलर फीड वाटर क्या होता है, उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है और उनको किस तरीके से हम इंटरनली ट्रीट करते हैं। तो उसी को आज हम स्टार्ट करेंगे, बॉयलर फीड वाटर। तो क्या होता है कि जो पानी है, वाटर हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, किसके अंदर, बॉयलर्स के अंदर, स्टीम जनरेशन के लिए। तो उसी से रिलेटेड कुछ इश्यू हो जाए तो उसी को बोलते हैं हम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड। और बॉयलर के अंदर जो वाटर यूज करें दैट्स कॉल्ड बॉयलर फीड वाटर। तो द वाटर विच इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर स्टीम जनरेशन इज कॉल्ड बॉयलर फीड वाटर। क्योंकि जब डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर हम देखें तो बॉयलर के अंदर जो पानी हम यूज करें उसी पानी को क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड बॉयलर फीड वाटर। उसका यूज किया जाता है स्टीम को जनरेट करने के लिए और उस स्टीम को हम अलग अलग फंक्शन में यूज करते हैं। अब क्या होता है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बॉयलर फीड वाटर। यदि जो वाटर हम यूज कर रहे हैं बॉयलर के अंदर उसके अंदर हार्डनेस होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी वजह से बॉयलर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी। तो वो प्रॉब्लम्स जो बॉयलर में बॉयलर फीड वाटर की वजह से आ रही हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को बोलते हैं हम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बॉयलर फीड वाटर। तो इफ वाटर फेड इनटू द बॉयलर कंटेन्स हार्डनेस then it causes some problems. These problems are called problems associated with boiler feed water. अब क्या होता है कि बॉयलर में जब पानी को हम यूज कर रहे हैं स्टीम जनरेशन के लिए, उसके अंदर हार्डनेस है, तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को ही बोलते हैं हम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बॉयलर फीड वाटर। जिनमें से कुछ कौन कौन सी हैं, दीज आर एज फॉलोज। नंबर 1, स्केल एंड स्लज। सबसे पहली प्रॉब्लम जो वाटर में आएगी बॉयलर फीड वाटर के वजह से आएगी, दैट इज कॉल्ड बॉयलर के अंदर स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। सेकंड, प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। द थर्ड वन इज कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एंड द फोर्थ वन इज बॉयलर कोरोजन। दीज all are the problems which are associated with boiler feed water. If the water used into the boiler contain hardness, then it causes these problems, and these problems are called problems associated with boiler feed water. तो अब हम इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है कि स्केल एंड स्लज क्या होता है, इसकी क्या एडवांटेज है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो इसमें हम इंटरनल ट्रीटमेंट कैसे यूज करते हैं, कुछ तो हमने एक्सटर्नल ट्रीटमेंट यूज किए थे जैसे जोलाइट प्रोसेस, सोडा लाइम प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो वो तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट थे। ये इंटरनल ट्रीटमेंट यानी कि बॉयलर वाले वाटर के अंदर ही हम कुछ ना कुछ केमिकल ऐड कर देंगे, दैट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रीटमेंट। तो ये प्रॉब्लम्स वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केल एंड स्लज। क्या होता है, इन बॉयलर्स वाटर इवेपोरेट कंटिन्यूअसली एंड द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। जब बॉयलर के अंदर पानी बार बार स्टीम बनाने के लिए यूज हो रहा है तो वाटर तो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, पर उसके अंदर जो हार्डनेस है, सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, दे बिकम्स, उनकी कंसंट्रेशन धीरे 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 क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। और जब वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट। व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीच एट सैचुरेशन पॉइंट दे आर प्रेसिपिटेटेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ बॉयलर। तो क्या होता है, जब पानी धीरे धीरे, आपने घरों में देखा होगा, जब पानी को बॉयल करते हैं किसी फ्राई पैन के अंदर तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, नीचे हार्डनेस बैठ जाती है, लूज और वाइट पीपीटी की फॉर्म में। तो उसी को बोलते हैं हम स्लज। शुरुआत में स्लज होती है, पर लेकिन जब आपने देखा कि घर के अंदर जो एलिमेंट हैं, गीजर वगैरह जिसमें हम हीटर में पानी यूज करते हैं गर्म करने के लिए, तो जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर एक वाइट हार्ड लेयर जम जाती है, तो दैट इज कॉल्ड स्केल। तो ये होता क्यों है, धीरे धीरे वाटर तो इवेपोरेट होता रहता है, पर उसके अंदर जो डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज हैं, वो धीरे 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 करके उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और एक टाइम जब वो सैचुरेशन पे पहुंच जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट। अब बॉयलर के अंदर प्रेसिपिटेट होने के बाद उससे दो चीज आएंगी, एक तो स्लज और स्केल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्लज। तो जो हमारी स्लज की डेफिनेशन होगी वो सिंपल क्या होगी, देखिए बताता हूं, द लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड इन द बॉयलर इज कॉल्ड स्लज। यानी कि शुरुआत में जब धीरे धीरे प्रेसिपिटेट बनेगा और प्रेसिपिटेट कॉन्सेंट्रेट मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन होकर जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो लूज फॉर्म में होगा और स्लिमी होगा, एकदम लाइक ए हल्का सा पीपीटी। तो व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, लूज एंड स्लिमी पीपीटी, जो बॉयलर वाटर के अंदर ही नीचे की तरफ बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं हम स्लज।
अब आप ध्यान ना दो, धीरे धीरे इवेपोरेट करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, तो वो कैसी लेयर बना देगा, एक हार्ड लेयर की फॉर्म में बन जाएगा इनर वॉल पे, तो उसी को बोलते हैं हम स्केल। तो द प्रेसिपिटेट विच फॉर्म से हार्ड एडहेरिंग लेयर और कोटिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ बॉयलर इज कॉल्ड स्केल। तो जो आपका स्लज है वो लूज और स्लमी पीपीटी होता है, और स्केल एक हार्ड लेयर की फॉर्म में होता है। तो दोनों को मैं डायग्रामेटिकली आपको शो कर देता हूं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये जो आपको हमने इस फॉर्म में दिखाया है, दैट इज द वॉल ऑफ बॉयलर। तो ये बॉयलर की वॉल है, पर लेकिन यहाँ पे वाटर के अंदर धीरे धीरे आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड लूज प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड इन वाटर, इसी को क्या बोलते हैं हम, स्लज। अब धीरे धीरे आपने ध्यान नहीं दिया और गर्म कर चले गए, तो ये एक हार्ड लेयर की फॉर्म में व्हाइट कलर की लेयर जम जाएगी बॉयलर की इनर वॉल्स पर। तो हार्ड एडहेरिंग कोटिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ बॉयलर इज कॉल्ड स्केल। यानी कि शुरुआत में स्लज बनता है और धीरे धीरे ये स्लज ही किसकी फॉर्म ले लेता है, स्केल की फॉर्म ले लेता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो हीट थी वो नहीं पहुंच पाती बॉयलर के अंदर। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो जानेंगे कि स्केल एंड स्लज दोनों की क्या डिसएडवांटेज होती है। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल एंड स्लज। स्केल एंड स्लज बोथ आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो स्केल और स्लज है वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। इसका मतलब वाटर को हीट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इससे बहुत सारी डिसएडवांटेज होंगी। सो दे हैव वेरियस डिसएडवांटेज। नंबर 1, इट कॉजेज वेस्टेज ऑफ हीट। इसकी वजह से हीट वेस्ट होगी। कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ज्यादा ही बॉयलर को हमें वेपोरेट करना है, वाटर की वेपर्स बनानी है, तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। Third, scale and sludge have low thermal conductivity, so the rate of heat transfer from boiler to inner water decrease. Hence, we need more fuel or electricity for boiling the water. क्योंकि दोनों के दोनों जो स्केल एंड स्लज है वो कैसे हैं, लो थर्मल कंडक्टिविटी है। तो बाहर से जो आप फ्यूल यदि यूज करें तो हीट दे रहे होंगे, और यदि आप इलेक्ट्रिसिटी से गर्म कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डायरेक्ट पास नहीं हो पा रही, पहले स्केल और स्लज को जा रही है, तो इसलिए वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, ड्यू टू स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन बॉयलर मेटल कोरोड्स, और इस स्केल की वजह से जो बॉयलर की मेटल होगी वो भी कोरोड हो जाएगी, विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ बॉयलर एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से हमारा बॉयलर क्या हो सकता है, एक्सप्लोड, क्योंकि स्टीम बनेगी, अब वो ज्यादा सह नहीं पाएगा प्रेशर को और वो एक्सप्लोड हो जाएगा। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर ऑल्सो डिक्रीज, यानी कि द रेट ऑफ स्टीम फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब बॉयलर की जो एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब स्केल एंड स्लज की बहुत सारी डिसएडवांटेज है। तो अब इनको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन प्रिवेंट द स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। तो प्रिवेंशन ऑफ स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, तो शॉर्ट नोट किस तरीके से आता है, व्हाट यू मैंने स्केल एंड स्लज इस तरीके से आता है, हाउ या डिफाइन स्केल एंड स्लज, व्हाट आर द डिसएडवांटेज एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आता है। तो बाय यूजिंग वेल सॉफ्टन्ड वाटर, यानी कि जो भी हम बॉयलर के अंदर वाटर इंडस्ट्री भी यूज करें वो कैसा हो, वो सॉफ्ट वाटर हो, जो आजकल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर यदि यूज करेंगे तो हम उसको फिल्टर करके तो यूज करेंगे नहीं, बॉयलर के अंदर तो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ द लीटर वाटर यूज किया जाता है, तो इतना सारा पानी यदि हम प्योर करके करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्च आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता बाय यूजिंग वेल सॉफ्टन्ड वाटर। सेकंड, बाय यूजिंग फ्रिक्वेंटली ब्लो डाउन ऑपरेशन, इसका मतलब होता है टाइम टाइम हम उसको बॉयलर को साफ करते रहें, हैवी प्रेशर पानी की धार मारें और उसको साफ कर दें। पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर तो बॉयलर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहां भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम फ्रिक्वेंटली ब्लो डाउन ऑपरेशन कर पाए। बाई कोटिंग बॉयलर मेटल विद पेंट्स और रेड ऑक्साइड, पर लेकिन ये जो कोटिंग होगी वो बॉयलर के बाहर होती है, तो ये बाहर से तो मेटल को बदल सकते हैं, पर अंदर की प्रॉब्लम को इससे हम दूर नहीं कर सकते। रेड ऑक्साइड का अंदर भी कर सकते हैं, बट लेकिन ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। बाई कोटिंग बॉयलर मेटल विद पेंट्स और रेड ऑक्साइड, बाई यूजिंग सम स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट्स और इंटरनल ट्रीटमेंट्स। तो कई बार केवल शॉर्ट नोट केमिकल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए आ जाता है, तो इसको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है कि स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट। अब ये इंटरनल ट्रीटमेंट 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, कोलाइडियल कंडीशनिंग, यानी कि हम वाटर के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मिला दें जिससे कोलाइडल फॉर्मेशन हो जाए। कोलाइडल का मतलब जैसे आप वाटर के अंदर ऑयल मिला दोगे तो ऑयल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, पर लेकिन ऑयल जो होगा, जो पीपीटी होंगे, जो सॉलिड प्रेसिपिटेट बनना है, उसके चारों तरफ ऑयल क्या हो जाएगा, एडसॉर्ब, जिससे उसको हम आसानी से क्या कर पाएंगे, रिमूव। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम कोलाइडल कंडीशन। इन लो प्रेशर बॉयलर्स स्केल फॉर्मेशन कैन बी अवॉइडेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक केरोसिन ऑयल,
tannin, agar-agar gel, which get coated over the scale forming precipitate and can be removed by blow down operation। क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी सी क्वांटिटी में, पहली कंडीशन क्या है कि लो प्रेशर बॉयलर में यूज होगा, यानी कि जिसको बहुत ज्यादा हीट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यदि आप इसको हाई प्रेशर बॉयलर में यूज करोगे तो वहां पे फॉर्मिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑयल के साथ क्या बन जाते हैं, फॉर्म बन जाते हैं। तो इसलिए लो प्रेशर बॉयलर जहां पे हमें कम टेम्परेचर कम प्रेशर की जरूरत होगी, वहां पे हम थोड़ा सा ऑयल यदि डाल देते हैं तो ये ऑयल क्या काम करता है, इनसॉल्युबल होने की वजह से ये सॉलिड पीपीटी जो बनना है उसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगा। अब ये एड्सॉर्ब हो गया तो अब इसके लिए किसके ऊपर, वाटर की, बॉयलर की इनर वाल्स के ऊपर ये जमेगा नहीं, और जैसे ही आप पानी डालोगे पानी के फ्लो के साथ ये बाहर चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम कोलॉइडल कंडीशनिंग। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इन लो प्रेशर बॉयलर्स स्केल फॉर्मेशन कैन बी अवॉइडेड बाय एडिंग organic substance like kerosene oil, tannin, agar-agar gel, which get coated over the scale forming precipitate and can be removed by blow down operation। दूसरी कंडीशन को बोलते हैं हम काल्गन कंडीशनिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काल्गन ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये केमिकल सब्सटेंस का नाम है, जिसको बोलते हैं हम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट इज कॉमनली नोन एज काल्गन। तो इसमें हम काल्गन ऐड करेंगे, इंटरनल ट्रीटमेंट इसलिए बोले क्योंकि उसको अंदर ऐड कर देंगे। तो in boilers, yeah, it involves the adding of colgan, that is sodium hexametaphosphate, to the boiler water। It prevents the scale and sludge formation by forming soluble complex compound। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, चाहे वो कैल्शियम सल्फेट हो, तो यहाँ तो मैं कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन दिखाऊंगा, चाहे वो कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सबको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बदल देगा जो आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो एक रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूं, दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na2 ब्रैकेट के अंदर Na4PO3 का होल 6, दैट इज कॉल्ड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। जब इसको हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा। आपको मालूम है कि एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, एक सोडियम आयन बनेंगे, तो 2Na पॉजिटिव प्लस Na4, इसको ओपन कर दिया, इसको आप PO3 का होल 6 भी लिख सकते हो, 2 नेगेटिव, यानी कि इस 6 को मैं ओपन कर दूं तो P के 6 और O के 18। तो आप ओपन करना चाहे ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज Na4PO3 का होल 6 भी लिख सकते हैं, 2 नेगेटिव। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है, ये कॉम्प्लेक्स आयन कैल्शियम आयन के साथ या मैग्नीशियम आयन, जिनकी वजह से वाटर के अंदर हार्डनेस आ गई है, उनके साथ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा कैल्शियम या मैग्नीशियम का। फॉर एग्जांपल Na4P6O18 2 नेगेटिव व्हेन रिएक्ट विद कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जब भी क्लोराइड के साथ यूज करोगे तो सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा, यदि आप सल्फेट यूज करोगे तो सोडियम का सल्फेट बन जाएगा, और कैल्शियम और मैग्नीशियम इन प्लेस ऑफ सोडियम क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब। अब यहाँ एक बात देखो बेटा, कम से कम मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे थोड़ी सी बैलेंसिंग आप चेक करें तो यहाँ पे आपको मालूम है सोडियम के 4 एटम है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ कैल्शियम के कितने आयन चाहिएंगे, 2 आयन। तो CaSO4 के 2 मेरे पास है और Na के मेरे पास 4, तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na2SO4। अब कैल्शियम के 2 हैं तो कैल्शियम के दोनों यहाँ ट्रैप हो गए, तो Ca2P6O18 का 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से कैल्शियम का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया जो आसानी से रिमूव हो जाएगा। यदि आप मैग्नीशियम की रिएक्शन करते हैं तो ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Mg2P6O18, और यदि आप क्लोराइड यूज करते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से हम काल्गन कंडीशन के द्वारा भी स्केल एंड स्लज को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तीसरी कंडीशनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बाई फॉस्फेट कंडीशनिंग। अब ये क्या होता है, सोडा लाइन मेथड आपको पढ़ा चुका हूं। सोडा लाइन में हम क्या करते थे, सोडा ऐड करते थे, सोडियम कार्बोनेट करते थे, तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी और मैग्नीशियम कार्बोनेट का पीपीटी बनता है जो स्केल बनाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हार्ड होता है कंपैरिजन टू कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना बने, उसके लिए हम सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या ऐड करेंगे, सोडियम फॉस्फेट। तो जब सोडियम फॉस्फेट को ऐड करोगे दैट्स कॉल्ड फॉस्फेट कंडीशनिंग। तो इन हाई प्रेशर बॉयलर्स स्केल फॉर्मेशन कैन बी अवॉइडेड बाय एडिंग सोडियम फॉस्फेट which react with hardness of water forming soft sludge of calcium and magnesium phosphate। यानी कि अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड ना बनके क्या बनेंगे, उनके फॉस्फेट, which can be removed by blow down operation। तो इसका मतलब फिर से हम ब्लो डाउन ऑपरेशन करके इनको आसानी से रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये कम सॉल्युबल होते हैं, आराम से मतलब आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, ये हार्ड लेयर नहीं बनाते। तो यहाँ पे मैंने कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन दिखाई है।
आप कैल्शियम सल्फेट की भी दिखा सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड की भी दिखा सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट की भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Na3PO4, क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव होता है, सोडियम के ऊपर +1 होता है, तो Na3PO4। पर लेकिन जब हमें मालूम है कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव, तो फॉर्मूला बनेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस या Mg3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब दूसरे रिएक्शन देना चाहो तो मैग्नीशियम वाली भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के कितने चाहिए? 3, या कैल्शियम सल्फेट के कितने चाहिए? 3, मैग्नीशियम क्लोराइड के भी 3 और मैग्नीशियम सल्फेट के भी 3। मैं केवल एक रिएक्शन आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बना 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6 NaCl, और यदि SO4 होता तो 3Na2SO4। तो इस तरीके से जो सॉल्यूबल फॉस्फेट बना है, सॉरी, ये जो फॉस्फेट बना है ये आसानी से रिमूव हो जाता है। ये सॉफ्ट स्लज है। जो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है वो हार्ड स्लज होती है, स्केल बना देती है, पर ये स्केल की फॉर्मेशन नहीं करेगा और आसानी से ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट कंडीशनिंग। अल्टीमेटली सबसे पहले कोलाइडल कंडीशन में हमने क्या ऐड करा? केरोसिन ऑयल। काल्गन कंडीशन में क्या ऐड करा? काल्गन। फॉस्फेट कंडीशन में क्या ऐड करा? सोडियम फॉस्फेट। ऐसी चौथी कंडीशनिंग जो आती है दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट कंडीशनिंग। ये तो बिल्कुल सोडा प्रोसेस है। सोडा लाइन में हम केवल सोडा ऐड करें, दैट्स कॉल्ड कार्बोनेट। पर लेकिन यहाँ ब्लो डाउन करने की जरूरत पड़ेगी साथ साथ। तो यहां ध्यान दीजिए, इन लो प्रेशर बॉयलर्स स्केल फॉर्मेशन कैन बी अवॉइडेड बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट टू द बॉयलर, देन हार्डनेस इज प्रेसिपिटेट विच कैन बी रिमूव बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन। तो ये तो सिंपल रिएक्शन आपने पहले भी करी हुई है कि कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी फॉर्म में बनता है और सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड बाहर रिमूव हो जाता है। पर इसको हमें तुरंत ही क्या करना पड़ेगा? ब्लो डाउन ऑपरेशन करके रिमूव करना पड़ेगा। ये हमने इंटरनल ट्रीटमेंट पढ़े। तो ये पहला पार्ट हमारा कवर होता है स्केल एंड स्लज। स्केल एंड स्लज के ऊपर आ सकता है स्केल, या इसमें इंटरनल ट्रीटमेंट के ऊपर कि कार्बोनेट कंडीशनिंग क्या होती है, फॉस्फेट कंडीशनिंग क्या होती है, काल्गन कंडीशनिंग क्या होती है, शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। बोथ आर डिफरेंट। प्राइमिंग में क्या होता है कि स्टीम जो पैदा हो रही है, जो स्टीम जनरेट हो रही है, यदि उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है तो उसे बोलेंगे वेट स्टीम। अब वेट स्टीम जैसे फॉर एग्जांपल यदि पानी उबल रहा है और पानी के ऊपर वेपर्स निकल रही है और आप उसके ऊपर हाथ लगाओ तो क्या होगा? तो वो वेपर से आपका हाथ गीला हो जाएगा। इसका मतलब उस वेपर में, स्टीम के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी है। तो दैट इज कॉल्ड प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब वेट स्टीम फॉर्मेशन। So when a boiler producing steam rapidly, then some of the liquid water is carried along with the steam. तो the process of wet steam formation is called priming. यानी कि wet steam formation के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम? प्राइमिंग। अभी होता क्यों है प्राइमिंग? प्राइमिंग की सबसे पहली वजह होती है हार्डनेस। यदि वाटर के अंदर हार्डनेस होगी तो वाटर क्या करेगा? बॉयल करने पे जंप करना चालू करेगा। जंप करेगा तो उसकी ड्रॉप तो चलेंगे और वो कहाँ चलेंगी? स्टीम के साथ। तो सबसे पहले इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉलिड, दैट इज हार्डनेस। सेकेंड वन, ड्यू टू हाई स्टीम वेलोसिटी। अचानक से आपने बहुत तेजी के साथ स्टीम बनानी चालू कर दी, तो जब स्टीम तेजी के साथ बनेगी तो वो अपने साथ क्या कैरी कर लेगी? यस, मॉइस्चर कैरी कर लेगी। ड्यू टू सडन बॉइलिंग ऑफ वाटर, अचानक से नॉर्मल वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर पर, और आपने उसे एकदम 150 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना चालू कर दिया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? अचानक से स्टीम बनेगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर ले जाएगी। जैसे आप गरम गरम तवे के ऊपर यदि पानी डालते हो तो क्या करता है? वो जंपिंग करता है, आपने देखा होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे। तो दैट इज ड्यू टू सडन बॉइलिंग ऑफ वाटर। ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द रेट ऑफ स्टीम फॉर्मेशन, आपने अचानक से बहुत तेज कर दिया कि स्टीम फॉर्मेशन का रेट हो जाए, तो वहां भी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी प्राइमिंग की होगी। और लास्ट, ड्यू टू हाई लेवल वाटर इन बॉयलर्स, यानी कि बॉयलर में आपको मालूम हो ऊपर की तरफ एक पाइप होगा जिससे स्टीम पास होगी, और आपने वहीं तक उसकी नेक तक पानी भर दिया है, तो क्या होगा? स्टीम के साथ मॉइस्चर जाएगा। तो दैट इज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ वाटर इन बॉयलर। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे? प्रिवेंशन कैसे करेंगे प्राइमिंग की? तो प्राइमिंग को रिमूव करने के लिए हम कुछ फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। हार्डनेस रिमूव कर दो वाटर की, सॉफ्ट वाटर होगा तो भी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो पर कैसे पॉसिबल है? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई नंबर 1, फिटिंग मैकेनिकल स्टीम प्योरीफायर्स। यानी कि देखो ये पॉइंट तो गलत हो गया है, यहाँ पे तो जनरल है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई नंबर 1, फिटिंग मैकेनिकल स्टीम प्योरीफायर्स। जब आपने स्टीम की पाइप में प्योरीफायर लगा दिया तो वो क्या करेगा? वेट जो मॉइस्चर होगा उसको तो एब्जॉर्ब कर लेगा और ड्राई स्टीम को कहाँ रहने देगा? बाहर। दैट्स कॉल्ड फिटिंग मैकेनिकल स्टीम प्योरीफायर्स। अवॉइडिंग रैपिड चेंज इन द स्टीम फॉर्मेशन।
अचानक से चेंज मत करो, धीरे 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 करके रेट बढ़ाओ स्टीम फॉर्मेशन का, तो भी ये नहीं होगा। मेंटेनिंग लो लेवल ऑफ वाटर इन बॉयलर्स, यदि हम बिल्कुल नेक तक ना बढ़े, थोड़ा लो लेवल तक बढ़े, तो जो वाटर जंप भी करेगा तो मॉइस्चर खा नहीं जा पाएगा स्टीम में। तो इस तरीके से भी हम मेंटेन कर सकते हैं। और बाई एफिशिएंट सॉफ्टनिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द बॉयलर फीड वाटर, यानी कि जो बॉयलर के अंदर पानी यूज कर रहे हैं वो पहले से पहले क्या हो, सॉफ्ट हो, और उसको पहले से फिल्टर करके हम बॉयलर के अंदर यूज करें। तो ये होता है प्राइमिंग। सेकेंड वन इज द फॉर्मिंग। फॉर्म के नाम से पता चला झाग बन जाना। कई बार क्या होता है, बॉयलर के पानी के अंदर, बॉयलर के अंदर बहुत बड़े बड़े झाग जो आसानी से रिमूव नहीं होते, वो फॉर्मेशन होती है, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड फॉर्मिंग। ये होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो पहले इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स और फॉर्म इन बॉयलर्स विच डू नॉट ब्रेक इजिली इज कॉल्ड फॉर्मिंग। तो वाटर के, बॉयलर वाटर के अंदर बबल्स का बनना या फॉर्म का बनना जो स्टेबल होते हैं, जो आसानी से ब्रेक नहीं होते, उसी को क्या बोलते हैं हम, फॉर्मिंग। कॉजेज ऑफ फॉर्मिंग, अब फॉर्म हो किस वजह से रहे, तो यदि वाटर के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल मिला दिया है या वाटर के अंदर थोड़ा सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वो फॉर्मिंग हो जाएगी, फॉर्म प्रोड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम फोम प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस सच एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑयल, जिसकी वजह से लेदर फॉर्मेशन या फॉर्म फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रिवेंशन, अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। आपको मालूम है कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, यानी कि कुछ एंटी फॉर्मिंग सब्सटेंस लाइक कैस्टर ऑयल को मिला दो तो झाग एकदम खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपकी साबुन आसानी से झाग देती है, पर लेकिन यदि आपके हाथ पे ऑयल वगैरह लगा हो और आप साबुन से वॉश करो हैंड, तो पहली बार में झाग नहीं आते। तो इसका मतलब जो ऑयल है वो क्या काम कर रहा है, दैट इज ये झाग प्रोड्यूस कर रहा है बॉयलर के अंदर, पर लेकिन यही ऑयल क्या काम करेगा, झागों को खत्म भी कर सकता है। तो फॉर्म को खत्म करने वाले एजेंट्स, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटी फोमिंग केमिकल्स सच एज कैस्टर ऑयल, एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग फॉर्म प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस or by adding some chemicals such as sodium meta-aluminate NaAlO2, that is also called a chemical substance which prevents the formation of foams। तो इस तरीके से हम फॉर्मिंग को खत्म कर सकते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम होगी, प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। अब तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, व्हाट इज कॉस्टिक एम्बिटलमेंट। कॉस्टिक का मतलब एल्कली, एम्बिटलमेंट का मतलब टूट जाना। तो आपने देखा होगा मेटल तो मोस्टली मैलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, पर लेकिन कभी कभी आपने बॉयलर को देखा होगा, बॉयलर चटक जाता है, टूटना चालू हो जाता है, तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिक एम्बिटलमेंट। कास्टिक की वजह से, एल्कली की वजह से बॉयलर की मेटल का बिटल हो जाना, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिक एम्बिटलमेंट। तो एक तरह का बॉयलर कोरोजन होता है। तो द प्रोसेस ऑफ कोरोजन और डिकेइंग ऑफ द बॉयलर मेटल बाई कॉस्टिक इज कॉल्ड कॉस्टिक एम्बिटलमेंट, यानी कि बॉयलर की मेटल का डिके हो जाना या कोरोड हो जाना कास्टिक की वजह से इज कॉल्ड कॉस्टिक एम्बिटलमेंट। तो इसके कॉस्टिक एम्बिटलमेंट की एक तरह का बॉयलर कोरोजन होता है। इसके कॉजेज क्या होते हैं, इट इज कॉज्ड बाय यूजिंग हाईली अल्कलाइन वाटर इन बॉयलर ड्यूरिंग सोडा लाइम, और या तो आपने बहुत ज़्यादा हाईली अल्कलाइन वाटर यूज किया है, या फिर ड्यूरिंग सोडा लाइम वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस आपने थोड़ा सा सोडा ज़्यादा ऐड कर दिया, तो जो फ्री सोडियम कार्बोनेट होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा NaOH एल्कली में एंड CO2 में। तो इसकी रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। Na2CO3 जो फ्री बच गया है, यानी कि यदि आपने सोडा लाइम मेथड में कहा था कैलकुलेटेड क्वांटिटी, पर आपने उससे ज़्यादा मिला दिया सोडा, तो वो जो फ्री सोडा होगा वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हेयर क्रैक के अंदर चला जाएगा, यदि वाटर के बॉयल के अंदर कहीं भी कोई दरार वगैरह होगी उसके अंदर चला जाएगा, और वहाँ पे मीडियम कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन। और आप जानते हैं एल्कलाइन का मतलब हाइड्रोक्साइड, और आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, इसका मतलब बॉयलर मेटल क्या हो जाएगी, कोरोड। दैट्स कॉल्ड कॉस्टिक एम्बिटलमेंट। दिस एल्कली NaOH मेक्स बॉयलर वाटर कॉस्टिक विच डिकम्पोज द इनर वॉल्स ऑफ बॉयलर मेटल। अब कॉस्टिक एम्बिटलमेंट को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट की वजह से हो रहा है, तो या तो उसे कम मिलाएं, सोडियम कार्बोनेट को मिलाएं, या सोडियम कार्बोनेट सोडियम फॉस्फेट मिलाएं, तो आप पहले पढ़ चुके हो, तो वही इसे यूज करेंगे बाई यूजिंग सोडियम फॉस्फेट एज सॉफ्टनिंग रिएजेंट इंस्टीड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, फॉस्फेट कंडीशनिंग हम बोलते हैं। सेकंड वन, बाई एडिंग टेनिन और लिग्निन टू द बॉयलर वाटर। ये टेनिन और लिग्निन यदि बॉयलर वाटर में यूज किए होंगे तो वो हेयर क्रैक को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। सोडियम सल्फेट भी यही काम करता है, बाई एडिंग सोडियम सल्फेट टू द बॉयलर वाटर इट ब्लॉक्स द हेयर क्रैक। तो इस तरीके से हम कॉस्टिक एम्बिटलमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्ट जो प्रॉब्लम बची हुई है दैट इज बॉयलर कोरोजन, यानी कि बॉयलर की मेटल का डिकम्पोज होना, डिके हो जाना, दैट्स कॉल्ड बॉयलर कोरोजन। तो द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग ऑफ बॉयलर मटेरियल बाय केमिकल
और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक इज कॉल्ड बॉयलर कोरोजन। तो बॉयलर की मेटल का किसी भी केमिकल के द्वारा या इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म के द्वारा कोरोड होना या डिकम्पोज होना, उसी को बोलते हैं हम बॉयलर कोरोजन। अब बॉयलर कोरोजन के कारण क्या क्या है कि क्या बॉयलर वाटर की वजह से भी कोरोड सकता है? हाँ, क्योंकि वाटर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो हार्डनेस, उसकी वजह से तो कोरोजन बताई दिया आपको, जो कॉस्टिक एम्बेटलमेंट बताया अभी। पर लेकिन क्या होता है यदि वाटर के अंदर हार्डनेस नहीं है तो भी वाटर के अंदर दो चीजें अवेलेबल होती हैं हमेशा, डिसॉल्व ऑक्सीजन और डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम है एक्वाटिक लाइफ क्यों सर्वाइव करती है? क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है और थोड़ी बहुत क्वांटिटी में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी बॉयलर की मेटल को कोरोड कर सकते हैं। तो कॉजेज ऑफ बॉयलर कोरोजन, द मेन कॉज ऑफ बॉयलर कोरोजन आर डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनकी रिएक्शन देखते हैं कि कैसे कॉज करती है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसे काम करेगी? वाटर यूजुअली कंटेन्स डिसॉल्व ऑक्सीजन 8 मिलीलीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर वाटर में कम से कम 8 ml क्या होती है? डिसॉल्व ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। दिस डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर एट हाई टेम्परेचर अटैक बॉयलर मटेरियल एंड कोरोड्स द बॉयलर मेटल। अब आपको मालूम है तीन चीज आ गई। बॉयलर जो बना हुआ है वो आयरन का है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन आपको याद आ रही होगी, कोरोजन पढ़ी थी आपने, 2Fe प्लस 2H2O प्लस O2, पर यहाँ पे O2 डिसॉल्व ऑक्सीजन है। उस टाइम हमने मॉइस्चर एंड एयर पढ़ा था, पर लेकिन यहाँ पे क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, और वाटर किसके अंदर भरा हुआ है? आयरन के, शाबाश, बॉयलर के अंदर। तो ये इसको कोरोड करके क्या बनेगा? 2FeOH का होल ट्वाइस, और इसके 4 मॉलिक्यूल फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देंगे? रस्ट। ये आपने रिएक्शन पहले ही पढ़ी हुई है कोरोजन वाले पार्ट में, यूनिट 3 में। तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन इस तरीके से बॉयलर मेटल क्या कर देगी? कोरोड कर देगी। दूसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करेगी? डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड is also responsible for the boiler corrosion because it forms carbonic acid. कैसे? CO2 present in dissolved water reacts with H2O convert into H2CO3। जो कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है जो तुरंत ही H पॉजिटिव आयन में और HCO3 नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। तो इसकी वजह से वाटर कैसे हो जाएगा? एसिडिक। और एसिडिक वाटर का मीडियम आपने पढ़ा हुआ था, हाइड्रोजन इवोल्यूशन याद करो। हाँ, तो इसका भी कोरोजन हो जाएगा। तो अब इसको रिमूव कैसे करेंगे? प्रिवेंशन। तो दो चीजों की वजह से प्रॉब्लम आई बॉयलर कोरोजन की, डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से और डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। यदि मैं इन दोनों को ट्रैप करा दूं, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस ऐड करूं जो दोनों ट्रैप हो जाए, तो हम बॉयलर की मेटल को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला होगा सोडियम सल्फाइड, सल्फेट नहीं, सोडियम सल्फाइड को ऐड करके। तो बॉयलर कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ सोडियम सल्फाइड। कैलकुलेटेड, ज्यादा यूज करोगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सोडियम सल्फाइड विच एब्जॉर्ब डिसॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि सोडियम सल्फाइड में एक ऑक्सीजन लेस होती है Na2SO3, तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दो मॉलिक्यूल इस पूरे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके बना देंगे 2Na2SO4, दो मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से डिसॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो बॉयलर कोरोजन से बच जाएगा। सिमिलरली कि कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए हम क्या करें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें, तो अमोनियम कार्बोनेट का पीपीटी बन जाएगा जो आराम से रिमूव हो जाएगा। बॉयलर कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच एब्जॉर्ब्स डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन देख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब करेगी? दैट्स फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट, जो आसानी से रिमूव हो जाता है, और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम कौन होगी? तो इस तरीके से आज हमने जो कवर किया दैट इज बॉयलर फीड वाटर, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड बॉयलर फीड वाटर, स्केल एंड स्लज, उसके डिसएडवांटेज एंड रिमूविंग मेथड। रिमूविंग मेथड में इंटर ट्रीटमेंट, पहला कार्बोनेट कोलाइडल कंडीशनिंग, दूसरा काल्गन कंडीशनिंग, तीसरा फॉस्फेट कंडीशनिंग और चौथा कार्बोनेट कंडीशनिंग। उसके बाद हमने पढ़ा प्राइमिंग, कॉजेज ऑफ प्राइमिंग, प्रिवेंशन ऑफ प्राइमिंग, फिर फॉर्मिंग, कॉजेज ऑफ फॉर्मिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मिंग। उसके बाद कॉस्टिक एम्बेटलमेंट, कॉस्टिक एम्बेटलमेंट के बाद बॉयलर कोरोजन। तो इस तरीके से होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।